क्या आप जानते हैं 1948 में जब इजराइल बना था तो उसका पहला मुस्लिम मित्र कोई और नहीं बल्कि ईरान था। सोचिए, तेहरान की गलियों में इजरायली दूतावास और यरूशलेम में ईरानी व्यापार, दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग और तेल व्यापार खूब फल फूल रहा था। लेकिन जैसे ही 1979 की इस्लामिक क्रांति आई, सब बदल गया। शाह का पतन, खोमैनी की सत्ता में वापसी और पुरानी दोस्ती एक झटके में दुश्मनी में बदल गई। अब आप सोचेंगे, आखिर ऐसा क्या हुआ? दरअसल राजनीतिक विचारधाराएं जब टकराती हैं तो इतिहास करवट लेता है। जिन देशों के बीच कभी शांत संधि और स्ट्रेटेजिक अलायंस जैसे शब्द गूंजते थे, वहां अब सैन्य दबाव और राजनयिक बहिष्कार की बातें होने लगीं। यही था वो टर्निंग पॉइंट जिसने मध्य पूर्व की राजनीति की दिशा ही बदल दी। दोस्त अब जानी दुश्मन बन चुके थे। 1979 ईरान में एक तूफान उठा जिसे हम इस्लामिक क्रांति के नाम से जानते हैं। खोमैनी के नेतृत्व में ईरान ने खुद को इस्लामी गणराज्य घोषित किया और इजरायल को शैतान का बच्चा कहकर संबोधित किया। अब आप पूछेंगे, क्रांति से इतनी तीखी दुश्मनी क्यों? इसका जवाब छिपा है थियोक्रेसी और जाइनिज्म जैसे शब्दों में। एक धार्मिक राज्य, दूसरा यहूदी राष्ट्रवाद का प्रतीक। तब से दोनों देशों के बीच प्रॉक्सी वॉर यानी परोक्ष युद्ध की शुरुआत हो गई। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। उस समय तेहरान में इजरायली दूतावास को महज 24 घंटे में खाली करवा दिया गया। इसी एक फैसले ने सालों की दोस्ती, व्यापार और लोगों की उम्मीदों को एक झटके में तोड़ डाला। अब शुरू होती है छाया युद्ध की असली कहानी। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह और गट्जा में हमास जैसे संगठनों को हथियार, प्रशिक्षण और फंडिंग देना शुरू कर दिया। यहां दो शब्द हैं, मिलिशिया यानी निजी सशस्त्र दल और प्रॉक्सी यानी किसी और की लड़ाई को अपने हित में लड़वाना। शायद आप सोच रहे हैं, ईरान खुद क्यों नहीं लड़ता? जवाब है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सीधी लड़ाई महंगी पड़ सकती है। इसीलिए हिजबुल्लाह और हमास के जरिए इजरायल पर दबाव बनाया गया। इन संगठनों ने इजरायल के खिलाफ सैकड़ों रॉकेट दागे और हर हमले के पीछे एक अदृश्य हाथ था, ईरान। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजरायल के लिए यह सीधा अस्तित्व का सवाल बन गया। या हम रहेंगे या वे। तकनीकी भाषा में कहें तो यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम को इतना शुद्ध बनाना कि उससे बम बनाया जा सके, और सेंट्रीफ्यूज वो मशीनें जो इसे संभव बनाती हैं। अब आप सोचेंगे, दुनिया इतनी डरी क्यों? कल्पना कीजिए, अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो पूरी मिडिल ईस्ट की शक्ति संतुलन बदल जाएगी। इसी डर से इजरायल ने खुलकर धमकी दी, अगर जरूरत पड़ी तो हम अकेले ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करेंगे। यह संघर्ष अब विचारधारा से बढ़कर अस्तित्व और सर्वनाश के डर तक पहुंच चुका था। अब युद्ध सिर्फ बम और बंदूकों तक सीमित नहीं रहा। साइबर वॉरफेयर यानी डिजिटल दुनिया की जंग ने मोर्चा संभाल लिया। 2010 में स्टक्सनेट नामक वायरस ने ईरान के परमाणु संयंत्रों को तहस नहस कर दिया। कहा जाता है यह वायरस इजरायल और अमेरिका की मिलीजुली साजिश थी। दूसरा तकनीकी शब्द टारगेटेड किलिंग यानी परमाणु वैज्ञानिकों की छुपकर हत्या। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह फिल्मी कहानी है? नहीं, ये असली घटनाएं हैं। तेहरान की सड़कों पर मोटरसाइकिल सवार हमलावर, एक पल में वैज्ञानिक गायब। साइबर जंग ने जंग के मायने ही बदल दिए। अब दुश्मन अदृश्य है और हमला कभी भी हो सकता है। सीरिया का गृहयुद्ध सुनते ही दिमाग में बम, तबाही और शरणार्थियों की तस्वीरें आती हैं। लेकिन ये युद्ध केवल सीरिया का नहीं, बल्कि ईरान इजरायल संघर्ष का भी नया मोर्चा बन गया। मल्टी फ्रंट वार यानी एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई और एयर स्ट्राइक, इजरायल की सीधी हवाई कार्रवाई। ईरान ने सीरिया में अपने शिया मिलिशिया तैनात की, जबकि इजरायल ने वहां उनके ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। अब आप पूछेंगे, सीरिया ही क्यों? क्योंकि यह भौगोलिक रूप से इजरायल के सबसे करीब और रणनीतिक रूप से सबसे अहम है। सीरिया की धरती अब एक ऐसी शतरंज बन चुकी है जहां हर चाल पूरी मिडिल ईस्ट की राजनीति बदल देती है। 2020 में एक ऐतिहासिक घटना घटी। अब्राहम अकॉर्ड्स यानी इजरायल ने यूएई, बहरीन जैसे अरब देशों के साथ शांति समझौते किए। डिप्लोमैटिक नॉर्मलाइजेशन यानी औपचारिक संबंध स्थापित करना, और जियोपॉलिटिकल बैलेंस, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन। अब आप सोच रहे होंगे, इससे ईरान को क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ा, और बहुत गहरा, क्योंकि उसके पुराने अरब मित्र अब इजरायल के नए साथी बन गए थे। ईरान ने इन समझौतों को खुद के खिलाफ घेरा बताया और अपनी कूटनीति और आक्रामक बना दी।
मध्य पूर्व की राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी दोनों एक झटके में बदल सकते हैं। यही इसकी खूबसूरती और खतरनाकी है। 2023 में गजा पट्टी फिर सुर्खियों में आई। हमास ने इजरायल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे और जवाब में इजरायल ने गजा को बमबारी से दहला दिया। एस्केलेशन यानी तनाव का बढ़ना और कोलैटरल डैमेज, आम नागरिकों की त्रासदी। अब आप पूछेंगे, इसमें ईरान की भूमिका क्या थी? सूत्रों के मुताबिक हमास को हथियार, मिसाइल टेक्नोलॉजी सब ईरान से मिले। यह युद्ध अब छाया से निकलकर खुले टकराव की ओर बढ़ चुका था। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। एक गजा निवासी ने कहा, हम लड़ रहे हैं लेकिन असली लड़ाई हमारे ऊपर लड़ी जा रही है। यही है प्रॉक्सी युद्ध का दर्द। 2024 का अप्रैल, इतिहास में पहली बार ईरान ने सीधे इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। डायरेक्ट एंगेजमेंट, यानी अब छिप छिप कर नहीं, खुले आम युद्ध। दूसरा शब्द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। इजरायल के आयरन डोम और एरो सिस्टम ने 99% मिसाइलें मार गिराईं। अब आप सोचेंगे, ये क्यों हुआ? जवाब है गजा की तबाही का बदला और क्षेत्रीय प्रभुत्व की होड़। इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई में ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया। मध्य पूर्व अब युद्ध के मुहाने पर खड़ा है और पूरी दुनिया सांसें रोके देख रही है। अब सवाल उठता है, बाकी दुनिया क्या कर रही है? अमेरिका खुलकर इजरायल के साथ है, रूस और चीन ईरान के करीब हैं और भारत दोनों से संबंध साधे हुए। जियोपॉलिटिक्स यानी बड़ी शक्तियों का खेल और इकोनॉमिक सैंक्शंस, आर्थिक प्रतिबंधों की राजनीति। यूरोप के देश शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन हथियार और तेल की राजनीति हावी है। अब आप सोचेंगे, क्या वाकई तीसरा विश्व युद्ध दरवाजे पर है? मध्य पूर्व का हर कदम वैश्विक राजनीति में हलचल पैदा कर रहा है और इस खेल में हर मोहरा एक नई कहानी कहता है। अंत में सवाल यही, आगे क्या? क्या दुनिया एक और महायुद्ध के कगार पर है या समाधान की कोई राह निकलेगी? डिटरेंस यानी डर के संतुलन से शांति और डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू, कूटनीतिक समाधान की आस। सोचिए, अगर संवाद की राह खुली तो लाखों जानें बच सकती हैं, वरना एक चिंगारी पूरी दुनिया को भस्म कर सकती है। क्या आप मानते हैं इतिहास से सीखना जरूरी है? मैं मानता हूं, क्योंकि हर युद्ध के बाद आखिरकार इंसानियत ही जीतती है। तो चलिए उम्मीद की उस लौ को जलाए रखें, क्योंकि शांति हमेशा एक आपसी समझ से शुरू होती है।